70 साल के बुजुर्ग जगदीश जी मिलिट्री से रिटायर्ड थे। जगदीश जी और उनकी पत्नी कांता देवी अपना जीवन यापन अपनी पेंशन से ही करते थे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। बस 5 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसका जोर चलता है। एक दिन अचानक ही जगदीश जी की पत्नी कांता देवी जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो गया। जगदीश जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट गया और इस बुढ़ापे में जगदीश जी बिल्कुल अकेले रह गए। कांता देवी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी कि इस दुख भरे संसार में अब जगदीश जी अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू का कौन ध्यान रखेगा। बेटियों ने काफ़ी सोच विचार के बाद उनकी बड़ी बेटी सीमा ने कहा कि उनके पास एक परमानेंट बाइक का इंतजाम कर दिया जाए, जिससे उनके पिता को भी, उनके घर को भी और खाने पीने की सब बातों का ध्यान वह रखेगी। सभी बहनों ने उसे सही माना और 2-4 दिनों के अंदर ही जगदीश जी के लिए घर के काम करने के लिए एक बाइक का इंतजाम कर दिया गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस चली गई। आखिर वे कब तक अपने पिता के पास रहती। आखिर उनकी भी अपनी गृहस्थी थी। अब जगदीश जी बिल्कुल घर में अकेले हो गए थे। उनसे बात करने वाला, उनका सुख दुख बांटने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे तो उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, न कि अपने पिताजी का सुख दुख बांटने के लिए। कांता जी के जाने के बाद शुरू शुरू में तो यार दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते रहते थे, पर अब जगदीश जी के पास कोई नहीं आता था। जगदीश जी भी अब अपनी परिस्थितियों से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। कांता जी के जाने के बाद उन्हें इतना सदमा लगा था कि अब वह न किसी से बात करते थे और न किसी के पास जाते थे। अब बस कभी कभार किसी का फ़ोन आ जाता तो उनसे बात कर लेते थे। जगदीश जी के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यही महसूस होता कि वह अपनी दुनिया में बहुत खुश है, पर हकीकत इसके विपरीत थी। जगदीश जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। जगदीश जी इतने बीमार रहने लगे कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि उनके पास बात करने वाला और सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। और इस बात से वह मन ही मन टूटते जा रहे थे। जगदीश जी की बेटियों को जब उनके बीमार होने की खबर मिली तो 5 बेटियां अपने पिता से मिलने चली आई, और अपने बीमार पिता को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, कैसे उनका ख्याल रखें। सभी को अपनी अपनी गृहस्थी का ध्यान था, तो कोई भी हमेशा के लिए अपने के पिता के पास नहीं रह सकती थी, पर कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना था। बहुत विचार विमर्श करके 5 बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुंची कि अब उनके पिता जगदीश जी हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहेंगे और उनके इस घर को बेच दिया जाए, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। सभी को यही अच्छा लगा कि पापा की भलाई इसी में है कि वे हम सबके साथ रहें, जिससे वे खुश रहेंगे और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात जगदीश जी को बताई गई, तो यह सुनकर जगदीश जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। इसीलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसले को मानने के अलावा अब जगदीश जी के पास कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है कि कम से कम मुझसे बात करने वाला तो कोई होगा। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में अपना घर बेच दिया। घर को बेचने के बाद जगदीश जी की सबसे बड़ी बेटी सीमा ने जगदीश जी को अपने साथ चलने को कहा, तो जगदीश जी बड़ी बेटी के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए, जो 2 महीने के लिए रखने वाली थी। वहां पर पहुंचकर सीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से जगदीश जी का स्वागत किया। उनके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। जगदीश जी उनके इस तरह के किए गए अपनापन और प्यार को पाकर बहुत खुश थे।
वह मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जिंदगी काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। सीमा ने जगदीश जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दे दिया। उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कमरे में उनके हिसाब से रख दिया गया। कमरे में अटैच बाथरूम था जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। जगदीश जी भी सीमा की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को तो ज़रूरत है, उसका ध्यान रखने वाला कोई तो है। जगदीश जी का मन सीमा के घर में उसके और उसके परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनापन से लगने लगा था और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। बीच बीच में उनकी दूसरी बेटियों का भी फ़ोन आता रहता था। अब जगदीश जी को सीमा के घर में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने तो उनका मन बहुत अच्छे से लगा, लेकिन अब धीरे धीरे सीमा का और उसके पति और बच्चों का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। तब उन्हें वहाँ पर घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि अब सीमा के बच्चे जगदीश जी के साथ अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वे शुरू शुरू में किया करते थे, और न ही सीमा के पति जगदीश जी की इज्जत किया करते थे। एक दिन की बात है, जब जगदीश जी अपने कमरे में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे, तभी सीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास बैठ गई और उनके पूजा पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर जगदीश जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहाँ से इस बूढ़े की इसे याद आ गई, क्योंकि जगदीश जी के बहुत बुलाने पर भी सीमा उनके पास नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर इसे मुझसे कोई काम है। जगदीश जी ने अपना पाठ खत्म किया और सीमा से कमरे में आने का कारण पूछा तो अनिल कह रहा है कि बाबूजी को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल यह कमरा किराए पर देना चाहता है, जिससे घर में थोड़ी ज़्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। सीमा की यह बात सुनकर जगदीश जी के दिल को जोर से धक्का लगा, क्योंकि जगदीश जी अच्छे से जानते थे उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वह चुपचाप बैठे सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा न जाने क्या क्या कही जा रही थी, लेकिन जगदीश जी का दिमाग तो सुन्न अवस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके जगदीश जी ने सीमा से बिना कुछ बात को तोड़े मरोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह उनसे कमरे के रहने का किराया चाहती है। सीमा ने भी एक झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। जगदीश जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोचकर अपनी आंखें पोंछते जा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी ही बेटी उनसे यह सब बोल रही है। वह बैठे बैठे सोचने लगे कि वह सब प्यार, वह सब अपनापन, वह मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वह सोचने लगी कि सीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे देता नहीं? आखिर वह मेरी बेटी है, और वैसे भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते तक पानी भी नहीं पीते, तो क्या मैं उसका रख लेता? बल्कि मैं तो उसको दोगुना देता। पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर सीमा ने जगदीश जी का दिल बहुत दिखाया। क्या यही दिन दिखाने के लिए वह अपने पिता को अपने साथ लाई थी? यह सब बातें जगदीश जी के दिमाग में घूम रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी कांता देवी की बात याद आ रही थी। जैसे तैसे आज जगदीश जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत गए। जगदीश जी का मन अब सीमा की तरफ से बुरी तरह बूझ गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस घर में 2 महीने किसी न किसी बहाने से अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांगकर, तो कभी कोई दुखड़ा रोकर, तो कभी बच्चों के नाम पर। बाबूजी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जगदीश जी को अपने खर्च के किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख तो इस बात का था कि इस घर में उन्हें सीमा के पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी किराएदार की तरह से रखा गया था।
उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को जल्दी से उन्हें वहाँ से ले जाने को कहा। जगदीश जी के फ़ोन करते ही अंजू उनके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए सीमा के घर पहुंच गए। वैसे भी अब जगदीश जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, तो अब नंबर केस अनुसार भी उन्हें रखने की बारी अंजू की थी। तो अब वे अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घटना भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर रहूँगा तो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से भी मिलना होगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू बड़े ही प्यार से अपने पिता को अपने घर लेकर गए। जगदीश जी के घर पहुंचते ही उनके दोनों बेटे नाना जी के आगे पीछे घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने भी सीमा की तरह अपने पिताजी के लिए अलग से कमरे में पूरी सुविधा कर रखी थी। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए जगदीश जी ने उस कमरे का किराया पूछा कि बेटा, मुझे पहले ही बता देना कि खाने पीने और इस कमरे का कितना खर्च आएगा, जिससे बाद में किसी को कोई तकलीफ न हो। अंजू ने जगदीश जी को हैरानी से देखते हुए कहा, पापा, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूँगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझकर रहिए। और पापा, आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या कोई भी बेटी अपने माँ बाप से उनके यहाँ रहने या खाने पीने का क्या पैसा लेगी? उनकी उनकी इस बात को सुनकर बाबू जगदीश जी थोड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अंजू से कहने लगे, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता बेटी? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने किया है। अंजू को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जगदीश जी से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा, तो जगदीश जी ने जो कुछ भी सीमा से के घर सहा था, वह सब कुछ जो उनके साथ घटा, सारी बातें उन्होंने अंजू को बताई कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था। यह सारी बातें बताते हुए जगदीश जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वह अपने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी उनके साथ ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सीमा दीदी ऐसा कर सकती है। उन्होंने सीमा से बात करने के बारे में सोचा कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, पर जगदीश जी ने उसे रोक दिया कि बेकार में बातों को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अंजू ने अपने पिता की बात को मान लिया और वहीं पर उन बातों को ख़त्म कर दिया। अब जगदीश जी अंजू के घर बड़े सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, न किसी से कोई शिकायत थी। अंजू के घर पर उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब धीरे धीरे जगदीश जी सीमा की कड़वी बातों को भी अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था। अंजू के घर पर उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने वाले थे। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही अंजू अपने पिता के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। अंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की। अंजू का ऐसा व्यवहार देखकर जगदीश जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी उसी कमरे में आ गया, जहां पर दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। सुरेश के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उसने अंजू के हाथ में पकड़ा दी। अंजू ने उस डायरी को लेकर जगदीश जी को पढ़ने के लिए दे दी। जगदीश जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर सुरेश से पूछा, बेटा, इसमें क्या है और यह मुझे क्यों दी गई है? तो अंजू ने अपने पिता को उससे पढ़ने के लिए कहा। जगदीश जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे। पढ़ते ही जगदीश जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डायरी को देखते तो कभी अंजू को और सुरेश को देखते। डायरी को पढ़ते हुए वह एक झटता से चले गए।
उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद, इतना प्यार करने वाली बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में जगदीश जी जब से उनके घर में रहने आए थे तब से अब तक के किए गए सारे खर्च का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की पूरी सुविधाएं, उनके कमरे की बिजली का बिल, उन्हें घुमाने फिराने का किया गया खर्चा, आने जाने में पेट्रोल या टिकट का खर्चा, फल सब्जी और न जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। जगदीश जी ने कब और कहाँ कितना पैसा खर्च किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिखा हुआ था। यह सब पढ़कर जगदीश जी को बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वह मन ही मन सोच रहे थे कि सभी लड़कियों को मैंने मकान बिकते ही सब कुछ ही नाम बांट दिया था, तो अब इन सबको बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। वह अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। जगदीश जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। अपने आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अंजू से कहा, बेटी, मैं तो समझ रहा था कि यह सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। बेटी, यह सब बाप के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा, शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखों में धक्के खाने नहीं पड़ते। अंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा, पिताजी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। जब आप सीमा दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने भी वही मांगा है जो आप पर मैंने खर्च किया है। जब आप सीमा दीदी का घर भर रहे हैं तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है पिताजी, थोड़ा आप हमें दे देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाएंगे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जगदीश जी को बहुत झटका सा लगा। वह सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इस बेटी के मन में इतना जहर है। जगदीश जी अब कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे। वह अब सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन में एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। तभी अंजू और सुरेश जगदीश जी के हाथ में चेक पकड़ाकर कमरे से बाहर चले गए। आज जगदीश जी अपनी पत्नी कांता जी को बहुत याद कर रहे थे। काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती तो मुझे यूं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। खैर, गलती तो मुझसे भी बहुत बड़ी हो गई है, जो इन सब बेटियों की बातों में आकर मैंने अपना वर्षों पुराना मकान बेच दिया। जगदीश जी का मन सभी बेटियों पर से हट गया था। अब वह किसी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी अपने पिता की जरूरत नहीं है। सभी को बाप की हर महीने आ रही पेंशन चाहिए। सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं। सभी के आपस में होड़ है कि कौन किससे ज़्यादा हड़प ले। उनका बूढ़ा बाप जिए या मरे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जगदीश जी सोच रहे थे कि सीमा के घर धोखा खाने के बाद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया और अब अंजू के दिए गए अपनेपन और प्यार की वजह से उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी। वह तो किसी के दबाव में आकर यह सब कर रही होगी, पर आज अंजू ने भी उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से वह न तो निकल पा रही है न ही उगल पा रहे हैं। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब वह कहाँ जाए, क्या करे। वह सोचने लगे कि अब तो वह यह जीवन किसी काम का नहीं रहा, उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं। यह सब सोचते हुए उन्होंने उस चेक पर साइन कर दिए और सोचने लगे कि किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप अपने कितने ही बच्चों को एक कमरे में बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, पर इतने सारे बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं रखते। अब जगदीश जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज रोज के दिखावे और अपने ही बाप के साथ किए गए चालबाजियों से चूक चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहाँ पर वह अपने जीवन के बचे हुए कुछ पल और अपना बुढ़ापा सुख चैन के साथ गुजार सके, जहाँ न किसी की चिक हो न ही किसी की कोई चालबाजी। उनके इस अकेलेपन और
उदासी से उनकी बेटियों को कोई लेना देना नहीं था। तभी उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन लगाया और उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में बताया। तब उनके दोस्त ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे दिन सुकून से बीतेंगे। जगदीश जी को अपने दोस्त की वृद्धाश्रम वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं। कम से कम बुढ़ापे के बचे दिन तो मेरे सही से गुजरे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग वहाँ पर मिलेंगे, दुख सुख बांटने वाला कोई तो होगा। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया, लेकिन वह आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वह अपने बड़े भाई बाबूराम जी से बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसी वजह उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी। इसी वजह से वे दोनों भाई आपस में ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन दोनों भाइयों में न मिलने से उनका प्यार जरा भी कम हुआ हो। जगदीश जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो गए। वे उन दिनों को याद करने लगे कि कैसे वह और उनके बड़े भाई बाबूराम जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज रोज की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही सही समझा, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए जगदीश जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वे अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते थे। अपनी आंखों से बहते आंसू को पहुंचकर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उनके बड़े भाई बाबूराम जी बहुत खुश हो गए और जगदीश जी के आने का इंतजार करने लगे। अपने भाई की खुशी देखकर जगदीश जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसू में तब्दील हो जाती है। वह अपने भाई से मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं और फ़ोन पर उनसे मिलने का समय तय करते हैं। बाबूराम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। जगदीश जी के आने की बात वह अपने घर के सभी लोगों को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर जगदीश जी से मिलने के लिए खुश हो जाते हैं। खैर, जैसे तैसे करके जगदीश जी अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार और सम्मान किया गया। जगदीश जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो गए। जगदीश जी को उनके प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वे इन सभी से अलग हुए थे, इतने सालों से उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी कभार बस अपने बड़े भाई से बात कर लिया करते थे या कभी बच्चों की शादियों तक ही वह संबंध निभाया गया था। आखिरी बार उनका मिलना जगदीश जी की पत्नी कांता जी के स्वर्गवास पर ही हुआ था। अभी जगदीश जी को अपने भाई के घर आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात कही। उनके वापस जाने की बात सुनकर उनके भाई ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहा। जगदीश जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वह कुछ दिन उनके साथ की बात को मान गए। उसके बाद सभी के साथ मिलकर खाना खाया और खूब सारी बातें की और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। रात होते ही दोनों भाई भाई एक साथ एक कमरे में सोते हैं। तभी उनका भाई बाबूराम जी जगदीश जी से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। जगदीश जी उनके यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। वह अपने मन में सोचते हैं, उन्होंने तो कोई भी बात किसी को नहीं बताई, तो उन्हें कैसे मालूम कि मैं बहुत दुखी हूँ और उदास हूँ। जगदीश जी अपनी सोच में खोए हुए थे कि तभी बाबूराम जी ने उन्हें हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए जगदीश? तो जगदीश जी ने अपने भाई से पूछा कि आपको यह सब कैसे पता लगा कि मैं परेशान हूँ? उनके पूछते ही बाबूराम जी बोले, अगर सब कुछ सही होता तो यूं बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफ़र के लिए नहीं भेजता। उन्होंने कहा, मैं तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। बता क्या बात हो गई? तभी परेशानियां बताते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियां को उनके नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। जगदीश जी अपने एक
एक बेटी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तब उनके भाई बाबू राम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। उनका यह सोचना लाजिम भी था, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह के व्यवहार करने के बारे में कभी नहीं सोच ही पाया। तभी जगदीश जी ने उन्हें अपने वृद्धाश्रम में जाने की बात बताई। उन लोगों ने जब यह सुना तो जगदीश जी के भाई बाबूराम जी अपने भाई के इस हालत को देखकर अपने आंसू को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, जगदीश, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अब से तुम हमारे साथ और इसी घर में रहोगे। नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान न हो। बाबूराम जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे ऊपर बोझ हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जगदीश जी को अपने भाई की यह बात सुनकर तसल्ली तो हुई, और वह मन ही मन सोचने लगे कि ये शायद अब प्यार में उन्होंने सारी बातें कही है। दूसरे दिन जगदीश जी की कही गई सारी बातों को बाबूराम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताई। बाबूराम जी की सारी बातों को सुनकर उनके बेटों ने जगदीश जी को खुशी खुशी अपनाने की बात कही। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। वे लोग उन्हें अपनाना चाहते थे, न कि उनकी हर महीने आने वाली पेंशन को। अब बाबूराम जी की कही गई सारी बातों को उनके परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति के जाहिर किए बिना मान लिया। इसीलिए बाबूराम जी को आज अपनी परवरिश और दिए गए संस्कारों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया। जगदीश जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। जगदीश जी जब भी पैसे की देने की बात करते, घर के लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि सभी लोगों के लिए वह उनके घर का ही हिस्सा थे। एक दिन जगदीश जी अपनी बेटियों के किए गए व्यवहार को याद करके रो रहे थे। तभी बाबूराम जी कमरे में आ जाते हैं और उन्हें रोता हुआ देखकर घबरा कर जगदीश जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। जगदीश जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। जगदीश जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देखकर बाबूराम जी को टेंशन होने लगी। उन्होंने कहा कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ है या किसी ने कुछ कहा है, किसी की कही गई बात को कोई बात बुरी लगी है। तो जगदीश जी अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए बोले, अरे भाई साहब, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ पर सभी लोगों से वह प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैं सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने जिनसे कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी उनके सिर पर प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वे बच्चे, वे बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होना देना चाहते, और जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज उन्हीं बेटियों को अपने बाप की नहीं बल्कि उनके पैसों की ज़रूरत है। सच कहा है भाई साहब किसी ने कि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो यह बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसों से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी ही होती जा रही है। उन्हें माँ बाप से ज़्यादा उनके धन दौलत से प्यार है। मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी है भाई साहब, जिन्हें मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। और जहाँ हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती हैं? सेवा हमेशा बहुएं करती है। लेकिन यहाँ पर भी भाई साहब
मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। यह दोनों की बातें मैंने अपने जीवन से सीखी हैं कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज़ में एक समान है, फिर चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत का। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो लड़कियाँ भी बुरी है भाई साहब, और जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं। वाकई में सब कुछ एक समान नहीं होता भाई साहब। अब जगदीश जी मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं जाने नहीं दिया, ना उनके किसी बेटी के घर, ना ही किसी वृद्धाश्रम में। अब दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।